हाय फ्रेंड्स, मैं दिनेश शर्मा डीके सर स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं दोस्त। आज हम लोग बातें करेंगे प्राकृतिक परिघटना के बारे में, जो कंपटीशन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त। तो आइए हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्त, प्राकृतिक परिघटना जिसको इंग्लिश बोलते हैं नेचुरल फिनोमेना बोला जाता है दोस्त। क्या बोला जाता है? प्राकृतिक घटना। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्राकृतिक घटनाएं क्या होती हैं, जिसको इंग्लिश में नेचुरल फिनोमेना बोला जाता है दोस्त। तो इसके बारे में हम लोग गहनता से जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और इसको नोट करते रहें। देखिए, प्राकृतिक घटनाएं क्या होता है। तो भौतिक रूप से प्राकृतिक घटना जो मानव को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है दोस्त? तो मानव को जो प्रभावित करता है वही प्राकृतिक घटनाएं कहलाती है। तो प्राकृतिक घटनाओं के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्राकृतिक घटनाएं के अंतर्गत आती है जो है बादल, देख रहे हैं बादल है, वर्षा है, आपका तड़ित। तड़ित क्या होता है दोस्त, हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर ले रहे हैं कि तड़ित होता क्या है। तो तड़ित विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी होता है। तड़ित क्या होता है? विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी होता है जो बादलों के आवेश एकत्रित होने से उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कभी कभी बरसात जब होता है तो उसमें बहुत काफी तेज बिजली चमकता है, तो उसी को हम तड़ित बोलते हैं। आदि आते हैं। कुछ प्राकृतिक घटनाएं मानव के लिए उपयोगी होता है। क्या होता है? उपयोगी होता है। तो कुछ नुकसानदायक भी होता है। तो आइए इसके अंतर्गत हम लोग बातें करते हैं वायु के बारे में कि वायु क्या होता है। तो वायु रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन क्या क्या है दोस्त? वायु हमारा रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन गैसों का मिश्रण होता है। वायु की परत पृथ्वी को चारों ओर से घेरी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्त? वायु मंडल बोलते हैं। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि जो हमारा वायु है चारों तरफ से घेरा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं दोस्त? वायु मंडल बोला जाता है। वायुमंडल में आगे हम अगले टॉपिक की बात करें तो वायुमंडल में विद्यमान वायु द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं दोस्त? तो वायु में विद्यमान वायु द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है दोस्त। तो वायु के कुछ गुणधर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कुछ। हाँ दोस्त, तो देखते हैं यहाँ पे हम वायु के क्या गुणधर्म होते हैं। तो देखा जाए वायु जो है दाब लगाती है। जैसे कि हम लोग छोटे जब थे तो देखते हैं गिलास उल्टा करके यदि हम जल में डुबोते हैं तो उसमें वायु के कारण जो है उसके अंदर मान लीजिए कागज दबा कर रखते हैं तो कोई भीगता नहीं है। या हम जो सिरेंज होता है उसको एक किनारे पे हाथ रख दें और दूसरे किनारे से जब उसको हम पुश करते हैं तो एक स्थिति में जाकर के रुक जाता है, जिसके कारण हमें पता चलता है कि उसमें दाब है। लेकिन वह दाब किसका रहता है? तो वायु का रहता है। अगले पॉइंट की यदि हम बात करें तो वायु गर्म करने पर फैलती है जबकि ठंडा करने पर संकुचित हो जाता है। तीसरे पॉइंट की यदि हम बात करें सी पॉइंट की, तो गर्म वायु का घनत्व ठंडी वायु से कम होता है, जिस कारण वायु ऊपर की ओर उड़ती जाती है। जैसे कि हम लोग ठंडियों में देखते हैं कि जब जहां पे हम अलाव जलाते हैं तो वहां का जलवायु हमारा गर्म होता है, जबकि उसके ठीक जस्ट बाद में वो जो जलवायु पीछे का होता है वो ठंडा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो जैसे हम अलाव जगाते हैं तो उसके गर्मी से, उसके उष्मा से वहां की जितनी ठंडी आपकी वायु रहती है वो गर्म बन करके उड़ जाती है और जो अगल बगल के ठंडे वायु रहते हैं उसको आकर के आकर्षित कर लेती है, इकट्ठा हो जाते हैं। यह क्रिया जो लगातार चलती रहती है। तो अगली पॉइंट की हम बात करें तो वायु उच्च वायुमंडल से निम्न वायुमंडल क्षेत्र की ओर प्रभावित होता है दोस्त। पृथ्वी पर यदि हम बात करें ई पॉइंट की, तो पृथ्वी पर असमान ताप के कारण पवन का प्रभाव होता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी पर किसके कारण पवन का प्रभाव होता है? तो असमान ताप के कारण। यदि पृथ्वी पर असमान ताप है तो वहां पे पवन यानी वाइंड, हवा का प्रभाव बहता है। अब बात होती है कि पवन को निर्धारित कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे पवन, अगली पॉइंट की हम बात करें तो पवन की गति का निर्धारण एनोमीटर, यहाँ पे दिया है एनोमीटर द्वारा किया जाता है। तो पवन की गति किससे निर्धारित किया जाता है दोस्त? तो अनिमोमीटर से किया जाता है। अगले पॉइंट की यदि हम बात करें तो एक स्थान पर वायु के प्रवाह की दिशा निर्धारण पवन के वेग के द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको नोट कर लीजिएगा।
एक स्थान पर वायु के प्रवाह की दिशा का निर्धारण पवन वेग के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट्स की हम बात करें दोस्त, तो गर्मियों में समुद्र से धरातल की ओर प्रवाहित होने वाली पवन को मानसून पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून पवन कहा जाता है। मानसून पवन हम किसे कहते हैं? तो गर्मियों में समुद्र के धरातल से प्रवाहित होने वाली जो हमारी पवन होती है, जो हवाएं चलती है, उसी को मानसून पवन कहा जाता है। सर्दियों का मानसून जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरता है, कहां से दोस्त गुजरता है? तो बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है, तो वह आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु तटीय क्षेत्रों पर वर्षा में परिवर्तित कर देता है दोस्त। किसमें परिवर्तित कर देता है दोस्त? वर्षा में परिवर्तित कर देता है दोस्त। तो आप इसको याद रखेंगे। अगले टॉपिक की हम बात कर रहे हैं तो है हमारा भूकंप, जो प्राकृतिक परिघटनाएं के अंतर्गत ही आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भूकंप क्या होता है। तो पृथ्वी देख रहे हैं यहाँ पे, भूकंप पृथ्वी का अचानक कंपन करना ही भूकंप कहलाता है या झटका देना होता है। तो देख ले रहे हैं डिफिनीशन को। तो भूकंप पृथ्वी का एक अचानक कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूपरिपट्टी के भीतरी गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। चलिए ठीक दोस्त, हम आगे अगले पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम देख रहे हैं। तो भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको नोट कर लीजिएगा कि भूकंपों का अध्ययन देख रहे हैं यहाँ पे, भूकंपों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो सिस्मोलॉजी के द्वारा किया जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं सिस्मोलॉजी के द्वारा। तो भूकंप की तीव्रता, देखिए यहाँ पे जो हमारा मेन पॉइंट्स है, भूकंप की तीव्रता अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर, देख रहे हैं चार्ल्स रिक्टर कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो यह अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कितने सन में? 1935 ईस्वी में द्वारा निर्मित रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। तो जो हमारा भूकंप की तीव्रता मापने वाला जो यंत्र है, वह कहाँ के वैज्ञानिक दिए थे? तो अमेरिका के वैज्ञानिक दिए थे। क्या नाम था? चार्ल्स रिक्टर। कितने सन में प्रतिपादित किए थे? तो 1935 ईस्वी में उसको प्रतिपादित किए थे, जो उसको स्केल पर मापे थे। अब रिक्टर स्केल पर 2.0 या 3.3 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है। देखिए यहाँ पे रिक्टर स्केल पे यदि बात किया जाए 2.3 से या 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ होता है हल्का भूकंप। यदि स्केल पर जो है 2.0 या 3.0 आता है तो उस समय हल्का भूकंप आता है। जबकि स्केल पे यदि 6.2 की तीव्रता से अधिक तीव्र होने वाली शक्तिशाली भूकंप हो जाता है। यदि स्केल पे दर्शा रहा है 6.2 तो समझ जाइए कि उस समय बहुत ही शक्तिशाली भूकंप आएगा। अगली बात हम करें अगली टॉपिक की, तो भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया गया। किसके द्वारा किया गया था? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा। किसकी की गई थी? तो भूकंपीय तरंगों की। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। अगला आगे हम बात करें तो भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, हम बात करेंगे जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं दोस्त? उद्गम स्थान बोलते हैं। उद्भव स्थान को उसका हम केंद्र बोलेंगे। अगली बात हम करें अधिकेंद्र। तो अधिकेंद्र क्या होता है दोस्त, उसके बारे में हम देखेंगे। तो भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह, देख रहे हैं दोस्त, तो भूकंप के केंद्र से ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है दोस्त। हाँ दोस्त, तो आगे की हम बात करें, आगे क्या इसमें है। तो देखिए अगला पॉइंट है अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को। देखिए यहाँ पे अंतःसागरीय उत्पन्न लहरों की बात हो रही है। भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? तो जापान में इसको हम सुनामी के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा है भूकंप पृथ्वी में विद्यमान प्लेटों की गतियों के कारण। किसके कारण होता है दोस्त? तो प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होता है। अतः जहां प्लेट की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र में होती है वहां भूकंप के आने की संभावना अधिक होती है।
इस दुर्बल क्षेत्र को भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भ्रंश क्षेत्र किसे कहते हैं, तो जहां पे दुर्बल क्षेत्र होता है, दुर्बल क्षेत्र होते हैं जहां भूकंप आने की शंका ज्यादा होता है, उसी को कहा जाता है दोस्त। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्त शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और आप आपस में इसी तरह जुड़े रहें दोस्त। धन्यवाद दोस्त, थैंक यू वेरी मच।